हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट लेके आ चुके हैं, जो बेस्ट एवर वन शॉट होने वाला है फॉर IIT और नीट। इसमें लगभग हमने सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से कवर किया है और टू द पॉइंट चीज़ें हमने थ्योरेटिकल चीज़ें कम ली है और हमने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो कवर हो जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप अगर इस लेक्चर को केवल देख लेते हो तो आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99% सॉल्व कर पाओ। हमने कोशिश किया है टू दी पॉइंट चीज़ें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। और आपको इसमें ऐसा नहीं है कि बोरिंग लगने वाला है, ट्रिक हम बताने वाले हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप अगर पढ़े हो ना, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ यूनिक मिलने वाला है, ये हमारी गारंटी है। आप अगर इस लेक्चर को देखते हो तो ऐसा नहीं है कि घिसा पीटा चीज़ वही जो चला है, डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड है, पर आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जैसे रेडिकल का निकालना होता है, आपको नहीं पता है, पर आज अलग यूनिक ट्रिक आपको मिलने वाला है। मतलब आप ये समझ लो, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो ना, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग वो लंबे लेक्चर आपको देखने नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अपना टारगेट ही यही होता है, कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हो जाएं। तो अगर आप नीट 2026 देना चाहते हो या जेई देना चाहते हो, तो आप इस लेक्चर को देख लो, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आप सारे सॉल्व करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर केमिकल बॉन्डिंग की हम शुरुआत करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग। और केमिकल मतलब केमिस्ट्री में केमिकल जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह है। जैसे रियल लाइफ में आप मान लो ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, है ना, इनके बीच में एक बॉन्ड है। तो आप एक बात बताओ, ये बॉन्ड क्यों है? सो दैट कि भाई ये अपना दुखड़ा इससे बता सके, अपने इसके बुरे समय में ये हेल्प करे। मतलब एक दोस्त हो आप तो एक तरीके का बॉन्डिंग होता है ना, अच्छी बॉन्डिंग होता है, सो दैट आप एक दूसरे का बुरे समय में काम आओ, है ना। ये भी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। ये जो बॉन्ड है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड बने हैं एक तरीके से ज़िंदगी में स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि स्टेबल हो सके, है ना, अच्छा एक दूसरे को दुखड़ा शेयर कर सकें, ओवरऑल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में हम बोलेंगे बॉन्ड यहाँ जो फॉर्म होते हैं ये, सो दैट सारे ये खुश रह सकें, स्टेबल हो सकें, है ना, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। वैसे ही यहाँ पर भी जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बेसिकली अल्टीमेट पर्पज जो होता है वो टू गेन स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, आगे हम जो डिस्कस करेंगे। अभी सरल भाषा में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्म होता है। अब बात आती है बॉन्ड फॉर्म होता कैसे है। तो देखो, इसको केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम डिफाइन करें तो बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। जैसे हमने देखो दो एटम को ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर किसी को लॉन्ग लेक्चर देखना है ना, तो ये 234 पेज का PDF मैंने पढ़ाया है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 11 तक है, 1 to 11, आप वो भी देख सकते हो। ये हमने पूरा क्रीम लेयर फिल्टर करके लाया है, सो दैट आपका टाइम बचे, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल 11th क्लास में हो तो आप वो लेक्चर देखो, ठीक। तो देखो, यहाँ पे दो एटम है और इनमें क्या होता है, एटम के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों रिपल्सन करेंगे। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन लगेगा और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होता है, तभी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट खींचे चले आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर समय के बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो जाए, जब ज़्यादा ही क्लोज आ गए, ये मान लो ये क्लोज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर जब हो जाता है तो वो बोलते हैं स्टेबल हो गया, और वहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। मतलब ये कंडीशन है जब क्या, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इससे ज़्यादा ये क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम है क्लोज आने का। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाता है तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और बॉन्ड बन गया तो मतलब ये स्टेबल हो गए। और स्टेबिलिटी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्स होता है। तो अगर ये स्टेबल है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ग्राफ एक देख लेते हैं। ये एटम है तो इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। हाइड्रोजन है, मान लो यस ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो ये अनस्टेबल है ना। तो ये पास आ रहे हैं, एक जब यहाँ पे आके बॉन्ड बन गया, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन गए। देखो दो हो गए तो मॉलिक्यूल कहेंगे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही बात आपको याद रखना है। इसको ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं, देखो ये R है, R इनफाइनाइट है, ठीक है। R इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। अब याद रखो, यहाँ पे है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेट है तो पास आने लगे।
जब पास आने लगेंगे तो स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी है इसे। यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी देखो सबसे कम, ये ज़ीरो था, ये सबसे कम मिनिमम नेगेटिव, और फिर इससे अगर ज़्यादा हम ये पास ले जाएंगे तो ये फिर से रिपल्सन डोमिनेट करेगा। तो ये ग्राफ आता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये रेडियस का, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, देखो टू अटेन स्टेबिलिटी या टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, सीधी सी बात है दूसरे भाषा में बोले तो, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। इनर्ट गैस क्यों, अब कोई मान लो बहुत अच्छा संपन्न इंसान है जिसके पास गाड़ी घर बंगला सब कुछ है, तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो ना, तो इनर्ट गैस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये इनर्ट जैसा बनना चाहता है। जो बॉन्ड बनते हैं, जो मॉलिक्यूल बनते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अमीर है, सब कुछ है उनके पास, है ना। तो ये तो हमने देख ही लिया, ये वही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि लीविस ऑक्टेट रूल, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। इनर्ट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट मतलब अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के आसपास जो एलिमेंट है वो हीलियम जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि हीलियम इनर्ट है। बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मॉलिक्यूल वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी रूल है। लेकिन ऑक्टेट रूल कुछ एलिमेंट होते हैं जो फॉलो नहीं करते। जैसे देखो यहाँ पे ये बॉन्ड कितने बने, ऐसे ऑक्टेट क्या है, जैसे ऐसे समझो यहाँ पे बॉन्ड बना है, मान लो ये मीथेन के बीच में बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग से बने हैं, तो 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, लेविस ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो एक्सेप्शन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन कम है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो, और 8 से ज़्यादा आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो PCl5 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसको हाइपरवैलेंट बोलते हैं। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। और ये सभी क्या होते हैं, एक्सेप्शन वाले होते हैं, जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अब हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। जिनकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब जिनको तोड़ने में इतना एनर्जी लगे इससे ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहे जाते हैं। ये केमिस्ट्री में डिफाइन है। और वीक बॉन्ड वाले जो होते हैं उनकी एनर्जी इतना होती है। अगर इतना है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड में कंसीडर करेंगे, इतना है 8 से कम तो वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो अब हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक मेटल अपना कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को, है ना, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। फिलहाल आयनिक बॉन्ड के और सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन अपन को इतना ही जानना है अभी। तो आयनिक बॉन्ड इन जनरल एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम देखो है, सोडियम 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम पे, है ना, ये दे देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट खुश भी हो जाएगा। और क्लोरीन है, ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, साथ है एक लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो अब इन दोनों के बीच में ये दे देगा, ये ले लेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा NaCl में, वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और भी आयनिक बॉन्ड के 4-5 कंडीशन होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो नहीं, अभी आपको इतना याद रखना है ना। जैसे ये है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी क्या होता है, मान लो एक सॉलिड है यहाँ पे मॉलिक्यूल, इसको तोड़ने में, कैसे, गैसेस में तोड़ने में, कटायन अनायन के गैसेस फॉर्म में तोड़ दो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको ब्रेक करने में, इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वही लैटिस एनर्जी होती है। अब लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको समझाऊँ कि अगर इफ़ एलिमेंट आर बिलोंग ऑन सेम ग्रुप, आर बिलोंग सेम ग्रुप से एलिमेंट है, तो जो लैटिस एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जैसे देखो LiCl KCl RbCl है, तो लिथियम पोटेशियम रुबिडियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट है, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ती है, और साइज अगर बढ़ रही है तो लैटिस एनर्जी साइज की इन्वर्स होता है, मतलब साइज कम तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो लिथियम का साइज सबसे कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा, फिर इसका।
दूसरा रूल ये कहता है कि सेम पीरियड के एलिमेंट है तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली होता है। जैसे देखो क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है तो इसे हटा दो। अब यहाँ पे देखो सोडियम मैग्नीशियम है तो ये सोडियम मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो इसमें 2 चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है तो मैग्नीशियम जितना चार्ज हो जाएगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा। मान लो ग्रुप और पीरियड दोनों आ जाए तो चार्ज डोमिनेट करता है साइज पे, याद रखना। अगर कन्फ्यूजन हो ग्रुप पीरियड दोनों आ जाए तो चार्ज डोमिनेट कराना साइज पे, ठीक है। फजांस रूल क्या है भाई? देखो फजांस रूल क्या होता है, बेसिकली फजांस रूल है कि पोलराइजेशन के बारे में बताता है। अभी जैसे देखो स्मॉल कटायन है और ये अनायन थोड़ा बड़ा है ना, तो ये कटायन क्या करे, देखो ये स्मॉल कटायन है, ये क्या करेगा, ये अनायन बड़ा है तो कटायन क्या करेगा, इसको डिस्टॉर्ट करेगा क्योंकि थोड़ा खींचने खांचने की कोशिश करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो पोलराइजेशन हो जाता है। तो जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट के, कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है पता है, जितना स्मॉल कटायन है और जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट होंगे, ठीक है, मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। तो कटायन शुड बी स्मॉलर और अनायन शुड बी लार्जर, यही होता है कोवेलेंट कैरेक्टर और यही होता है फजांस रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, जैसे देखो जैसे मैं बोलूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर, और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, कटायन स्मॉलर होना चाहिए, अनायन लार्जर होना चाहिए। जैसे लिथियम सीजियम है तो लिथियम की साइज़, ये कटायन है, पहले देखो कटायन है तो कटायन तो स्मॉलर होना चाहिए तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो लिथियम तो स्मॉल है भाई, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भाई या पोलराइजिंग पावर ए का ज़्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ए का ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइज़ टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है तो इसका स्मॉल साइज है और स्मॉल कटायन फेवर करता है कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसलिए इसका ज़्यादा। यहाँ पे अनायन गिवन है तो अनायन तो बड़ा होना चाहिए भाई कोवेलेंट या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने के लिए। आयोडीन की साइज़ बड़ी होती है तो इसका जाए पोलराइजिंग पावर आयोडीन का ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। इसमें अनायन है 3 अनायन, मतलब बहुत ज़्यादा, नेगेटिव जितना होगा उतना बड़ा साइज होता है तो अनायन तो बड़ा होना चाहिए ABC, ठीक है। तो ABC पोलराइजिंग पावर। अच्छा एक चीज़ याद, साइज ऐसे भी निकालते हैं, अगर मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 7 3 नेगेटिव मतलब 10, ये भी 8 होता है, 2 नेगेटिव 10, ये भी 10। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो साइज निकालते हैं वो एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 8 9 तो एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज़्यादा, ऐसे भी सोच सकते हो, और साइज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें निकालना है तो ये सोडियम क्लोरीन तो कॉमन है सब में, इसको हटा दो, इससे डिफ्रेंशिएट ही नहीं करेंगे। कटायन देखो, कटायन एक ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, कौन से पीरियड के, थर्ड पीरियड के, सेम पीरियड, तो चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। इसमें देखोगे तो ये आप निकाल लो सीधे सीधे, लिथियम कॉमन है, आयोडीन की साइज़ बड़ी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे आप सभी का ही निकाल सकते हो। हाँ CuCl NaCl में कैसे निकालते हैं, एक्सेप्शन, इसे बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन में आए, जैसे कॉपर क्या होता है 3D10 आ जाएगा तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कहीं पे आता है तो वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, याद रख लेना, वहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना ऊपर वाला, तो इसका ज़्यादा। तो ये सारे जो होते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। एप्लीकेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो एप्लीकेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जो देखेंगे वो इन्वर्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। तो जैसे Ag2S Ag2O है तो यहाँ पे ये कटायन, ये अनायन, ये अनायन, तो यहाँ पे आप देखो कटायन तो सेम है तो अनायन देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ती है और अनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, कटायन नहीं है तो अनायन बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर सल्फर वाले का ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, रिवर्स होता है, देखो तो B का ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट रिवर्स होता है कोवेलेंट, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन कॉमन है, उसको इग्नोर करो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम को देखो तो बेरिलियम पे 2+, मैग्नीशियम पे 2+, कैल्शियम पे 2+, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है तो ये कटायन है तो कटायन स्मॉलर फेवर होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो ABC, सॉल्युबिलिटी जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी उल्टा कर देना। जैसे FeOH थ्राइस है, FeOH ट्वाइस है तो यहाँ पे देखो
ये तो कॉमन है, इसको छोड़ो। Fe पे 3 पॉजिटिव है, इस पे 2 पॉजिटिव है, तो जितना पॉजिटिव उतना स्मॉल साइज होता है, तो कैटायन स्मॉल होना चाहिए। तो ये स्मॉल है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, तो ए का ज़्यादा बी से। सॉल्युबिलिटी उल्टा कर दो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उल्टा कर दो, ठीक है। तो ऐसे ये वाले भी एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, देखो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ये आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्स होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम सीजियम है, तो कार्बोनेट कॉमन है, उसे हटाओ। लिथियम सीजियम पे कि सीजियम का साइज़ बड़ा है ना, और लिथियम का छोटा है, कैटायन को हमें स्मॉल देखना है, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो जाएगा, लिथियम स्मॉल है ना, तो अगर इसका ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी जस्ट क्या हो जाएगा भाई, उल्टा बी का, और आयनिक कैरेक्टर बी का। आयनिक कैरेक्टर इन्वर्सली होता है कोवेलेंट के, ठीक है। वैसे इन सभी में आप ऑर्डर आप देख सकते हो, सेम ऑर्डर जैसे आप लगाया हमने ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा स्किप करता हूँ सेमी वैरायटी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी देखोगे तो देखो जो साइज बड़े बड़े वाले होते हैं ना, या अमीर अमीर वाले होते हैं, है ना, अमीर अमीर वाले दोस्त जो हो जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे दोस्त हो जाएंगे, ऐसे समझो। तो देखो कार्बोनेट एक बड़ा साइज है, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है बल्कि सा, और यहाँ पे सीजियम भी बड़ा होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने बढ़ता है साइज, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप निकालोगे ना थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, देखो बेरियम का ज़्यादा आ गया, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक। तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है फिलहाल, तो ये सभी आपको इसमें स्टार लगाए ये याद रख लेना जस्ट। अब देखो कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या, कलर इम्पार्टिंग नेचर बेसिकली ये होता है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली होता है कलर इम्पार्टिंग नेचर। तो AgF कलरलेस होता है, ये वाइट येलो डार्क येलो याद रख लेना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, एनायन की साइज़ बड़ा है, तो डार्क येलो येलो वाइट, और ये कैसा हो जाएगा हल्का सा सी मतलब कलरलेस। कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, कोवेलेंट जो शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है बेसिकली। जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन का ये 7 है और ये 7 है, दोनों नॉन मेटल होते हैं कोवेलेंट कोवेलेंट वाले बॉन्ड इन जनरल जहाँ पे बनते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो ये क्या है, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो मतलब ये वाला जो है देखो इसके साथ कर लेगा, ऐसे करेगा, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, मतलब ऐसे करेगा कि दोनों स्टेबल हो जाए, एक सेकेंड, हाँ देखो। तो यहाँ पे शेयरिंग कर लिया इसके साथ, देखो तो अभी देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, ये इसके भी 8 हो गए, देखो अब इसके साथ मिलके बन गया, और इसके भी 8 हो गए, तो शेयरिंग से दोनों का फ़ायदा हो गया। तो ऐसे बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ अब ध्यान से देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी आइडिया दे देते हैं, कहाँ पे बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली इसमें एक अमीर होता है और एक गरीब होता है, ये भिखारी समझ लो, खाली डब्बा लिया है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी एक्सेस होता है, तो ये हमेशा लोन पेयर होता है और वैकेंट वाले को दे देता है। जैसे ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये H को दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, इसको बॉन्ड को कोवेलेंट बोलते हैं, एक अमीर हो और एक गरीब हो, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक ही दायावान बनता है। ऐसे यहाँ पे देखो अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये डोनेट कर लेगा, और जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी पॉजिटिव दिखा दो और चाहे ओवरऑल पॉजिटिव दिखा दो, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। अब बैलेंस बॉन्ड थियरी आता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से, मतलब एस ऑर्बिटल है तो ये दोनों एक इसके बीच में वन लोब इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब मान लो 2 लोब इंटरेक्ट करें, जैसे ऐसे ऐसे, तो 1 2 1 2 2 लोब इंटरेक्ट करें, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, तो इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो एस 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 पी ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एस पी वाला कैसे बनाएगा पता है, देखो यस और पी ऐसे, वन लोब होने चाहिए इंटरेक्शन, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये आपको चीज़ें याद रख लेनी है, सिग्मा पाई। तो एस पी पी ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड ये सारे बनाते हैं।
डी डी भी डेल्टा बॉन्ड बना, जहाँ 4 और लोग वो इंटरेक्ट करते हैं, 4 लोग। डी वाला जिसे देखो ऐसे बना दिखाता हूँ, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ 4 लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ डेल्टा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इन सभी में बनता है, याद रखना इसको, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से बनाते हैं, यस बनाता है, यस सिग्मा। पाई बॉन्ड यस तो बना ही नहीं, इसमें 2 लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो सिग्मा ही पॉसिबल बनेगा, डेल्टा तो कभी नहीं। पी देखो, पी ऑर्बिटल, हाँ सिग्मा बना सकता है, कैसे, ये बन गया सिग्मा, देखो एक लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं। पाई भी बनाएगा, हाँ ऐसे दो लोब इंटरेक्ट करेंगे तो पाई बन गया, डेल्टा नहीं बनता। और डी वाला तीनों बनाता है। पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, यस यस, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप बोलते हैं। नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड इंटरेक्ट, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और ये नेगेटिव ओवरलैप, ऐसे आप देख लो सारी, सो ऑन, तो सारे हमने बना दिए। पी वाला ये है, डी वाला ये है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये सभी आप चेक कर लो। जीरो ओवरलैप क्या होता है, कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन ही नहीं होता, देखो ये कहाँ किसके साथ कर रहा है कोई पता ही नहीं है, तो ये ज़ीरो ओवरलैप में आते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ ये याद रख लो, इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने दे दी है, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा। यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो 2 न्यूक्लियस से पास हो और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हमने आपको लिख दिए हैं, इसको हम एक्सप्लेन उसमें किए हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये आप देख सकते हो, मैंने 234 पेज का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से और देखना है, जीरो से पढ़ना है, तो जाके वहाँ पे देख लो। तो ये हो गया। अब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी क्या होता है ये हम समझते हैं। देखो बीबीटी जो है वो बॉन्ड के बारे में बताया, ओवरलैपिंग के बारे में, बॉन्ड कैसे बन रहा है, ओवरलैप कैसे करते हैं, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मॉलिक्यूलर शेप, ज्योमेट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद हम फिलहाल एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि वो ज्योमेट्री ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको, वही फॉलो करना है, और उसे कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन भी हाइब्रिडाइजेशन का आज के बाद से गलत नहीं होगा, यकीन मानो। स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, क्या होता है, हाफ डिवाइड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, पॉजिटिव चार्ज है जितने माइनस कर लो, और मोनोवैलेंट एटम को ऐड कर लो, हाइड्रोजन हेलोजन को। दिखने में बड़ा लग रहा है तो बहुत आसान है, जैसे देखो स्टेरिक नंबर अगर मान लो ये कितना आ गया, 2 आ गया, स्टेरिक नंबर अगर मान लो 2 आ गया तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, 3 sp2 सो ऑन। अगर ये याद रख लो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का 1 हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप 2, थर्ड ग्रुप इतना, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, हेलोजन 7, जेनॉन 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आएंगे सेंट्रल एटम, तो ये आप पहले से याद करके रखो। जैसे देखो NH3 है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, जो कम नंबर में हो इन जनरल, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, अभी लिखा है, और कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, छोड़ो, मोनोवैलेंट एटम है, हाँ हाइड्रोजन 3, 4 आएगा मतलब sp3। लोन पेयर का ट्रिक क्या होता है पता है, जो भी स्टेरिक नंबर आता है उसमें साइड एटम को माइनस कर लो, स्टेरिक नंबर 4 आया था, साइड एटम कितना है 3, 1 आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो NH4 प्लस है तो स्टेरिक नंबर निकालो, 1/2, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, पॉजिटिव को माइनस, नेगेटिव को ऐड, साइड एटम 4 है तो ये क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया स्टेरिक नंबर मतलब, तो ये आपको याद रख लेना है, ये जो मैंने बताया ये यहाँ पे ये, ठीक है, कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं भाई, जो भी स्टेरिक नंबर आता है उसमें आप माइनस कर देते हो साइड एटम, तो इसको बॉक्स में कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो जेनॉन है, जेनॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, अभी निकाला हमने बताया, तो ये 8, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, हाँ हेलोजन मोनोवैलेंट होता है 4, तो 6 आ गया मतलब sp3d2। और अगर यहाँ पे लोन पेयर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 है, साइड एटम कितने हैं 4, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा आपको इसको देख लेना है। तो sp मतलब ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है, एग्जाम्पल ये है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल ये है, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, है ना, ये a मतलब एक्सेल, e मतलब इक्वेटोरियल होता है, तब ये बताएंगे कौन सा 180 है, और ये ऑक्टाहेड्रल और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडियल, ठीक है।
जिसमें और भी चीज़ें आपको जाननी है। अगर ये स्टेरिक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड कलर चेंज कर दूँ। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है, जो ESP आता है ना, उसमें एक S होता है और P कौन सा होता है, PX, याद रख लेना। 3 होता है तो SP2 होता है, मतलब एक S, PX और PY होते हैं। तो ये सारे ऑर्बिटल आपको ये आने चाहिए। अब कभी पूछ लेता है sp3d आया तो d कौन सा है, d तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होता है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर dxy कौन सा है, तो dz स्क्वायर होता है, जो sp3d में यूज होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है भाई ये कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं इसमें, है ना, तो आप इसको याद रख लेना नीट वाले, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको देख लेने हैं कि अगर आपसे ये पूछता है कि PCl5 अगर मान लो सॉलिड है तो उसके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखो कौन कौन से, कि PCl4 प्लस PCl6 माइनस, और इसमें PCl4 प्लस का अगर हम पूछ लें, बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, PCl4 प्लस, तो स्टेरिक नंबर निकाल लो कितना हो जाएगा, 1/2। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और पॉजिटिव चार्ज है एक तो माइनस, और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 5 या 9 4 ही आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। प्रैक्टिस देख लेते हैं भाई। 1/2, एक पॉजिटिव, नाइट्रोजन 5, एक पॉजिटिव चार्ज है -1। अच्छा, ऑक्सीजन का कोई काउंटिंग नहीं होता भाई, उसे इग्नोर कर देना। इग्नोर ऑक्सीजन, इग्नोर ऑक्सीजन, इसका कन्फ्यूजन नहीं लेना। तो ये आ जाएगा 2, XeF2 का 1/2। जेनॉन सेंट्रल एटम है 8, और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, साइड एटम 2 है, सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर आता है, ऐसे ऐसे आप सभी निकाल लो। हाँ, ये IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, लोन पेयर पूछा था, क्या था, I3 माइनस है तो इसमें आप इसको ब्रेक करके लिख लो, I और I2 माइनस में I3 था तो हमने I से ब्रेक करके लिख लिया। अब यहाँ पे ये आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया तो 1/2 हेलोजन है तो इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है +1 और 2 साइड एटम 2, तो 5 मतलब sp3d2। लोन पेयर पूछा था तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, जो स्टेरिक नंबर आया उसको साइड एटम में माइनस कर लो, तो 5 - 2 हो जाएगा मेरे भाई, 5 - 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 लोन पेयर। मैंने गलत किया था वो, बाकी आप सब ऐसे ट्राई करके मुझे बता दो। अब देखो सेकेंड मेथड है हाइब्रिडाइजेशन का, सेकेंड मेथड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर चेक करते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर आप चेक करते हो, वो 2 आता है तो sp, 3 sp2, 4 आता है तो sp3। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको निकालना है, ये बना है तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 3 4 और ये 5, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा है, और ये सेंट्रल एटम पे क्या है 0 लोन पेयर, तो टोटल कितना आ गया 4 मतलब sp3, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बना लेगा, 0 लोन पेयर है ना। तो ऐसे निकालते हैं। H2O में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा 2 लोन पेयर, 4 मतलब sp3। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पर इनऑर्गेनिक में भी काम होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा, देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इस कार्बन पे निकालना है तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, कार्बन पे 0 लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकाले कि 4 कार्बन पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों पार्टिसिपेट कर लिए हैं तो 0 लोन पेयर, sp3 आ जाएगा। अब आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी सिंगल बॉन्ड दिखता है ओनली सिग्मा बॉन्ड तो ये sp3 बोल देना, डबल बॉन्ड दिखता है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। जैसे यहाँ पे देखो ये बेंजीन है, सभी कार्बन पे हमें बताना है क्या हाइब्रिडेशन है, डबल बॉन्ड है तो sp2 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 sp2। यहाँ पे ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड देखो तो ये sp3, तो यही यहाँ डबल बॉन्ड दिख गया इसमें, इससे मतलब नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो sp2 sp3, ठीक है। एक जगह धोखा होता है, अगर डबल बॉन्ड लगातार आ जाता है तो यहाँ स्टार करके लिख दिया, याद रखना यहाँ पे आप ट्रिक मत लगाना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे 1 2, लोन पेयर 0 है
तो 2 मतलब SP आ जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल केस थोड़ा देख लेते हैं भाई। अगर लोन रेजोनेंस, ये कंडीशन है रेजोनेंस का, कभी A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर पॉजिटिव नेगेटिव या डबल बॉन्ड आए तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 0 से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी इतना याद रख लो। तो यहाँ पे देखो, इसे देखो, हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। अब लोन पेयर कितना है, 1, तो 4 मतलब sp3। लेकिन यहाँ पे देखो ये A है, B है, C है, रेजोनेंस हो रहा है। अभी जो बताया ऊपर बने A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर, तो वही तो है A B C पे लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इट विल गो इन रेजोनेंस, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम sp3 नहीं बोलेंगे, 0 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये sp2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 लोन पेयर है तो एक रेजोनेंस में चला गया, एक बचा रहेगा। तो 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर बचा है, 2 होते हैं तो एक ही रेजोनेंस में जाता है और ये sp2 आ जाएगा। हाँ, यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो इसको काउंट कर लो sp2। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ रेडिकल का कैसे निकलता है हाइब्रिडेशन। तो ये तो पहले कहूँगा तो याद ही रख लो भाई, आधा बला तो ऐसे ही टल जाएगा। अरे इसमें sp3 CH3 में sp2 और इसमें sp2। लेकिन अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो, साइड एटम की अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा है फ्लोरीन, हाँ है। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर, 0 लोन पेयर, हाँ कोई लोन पेयर नहीं है। और फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल को हम काउंट करेंगे एज ए लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो रेडिकल को हम एज ए लोन पेयर ले लेंगे, 4 sp3। ये कंडीशन होने पे मान लो साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम है और रेडिकल नॉट कंसीडर, तो यहाँ पे रेडिकल को नहीं काउंट करना। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है, और लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं था तो हम लोन पेयर को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे और रेडिकल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये आ जाएगा sp2। बाकी ये ऐसे आप देख लो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे ये पूछता है नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड कितने हों। तो देखो p पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे p पाई बॉन्ड होंगे, जितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 2 p पाई, जैसे CO2 में p पाई है। अगर मान लो sp2 आता है तो उसमें फर्स्ट वाला जो होगा पाई बॉन्ड वो p पाई होगा, बाकी रेस्ट p पाई d पाई। देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है और sp2 है, तो एक पाई बॉन्ड तो p पाई हो गया, बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, p पाई d पाई होते हैं, d है। और अगर ये सब आता है कुछ तो सारे p पाई d पाई होते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे sp3 है तो sp3 मतलब जितने पाई बॉन्ड हैं सारे क्या हो जाएंगे, ऑल p पाई d पाई। ठीक है, बस इतना। 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा p पाई d पाई, काम निपट गया। परसेंटेज एस कैरेक्टर, p कैरेक्टर और d कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। मान लो sp निकालना है तो परसेंटेज एस मतलब यस कितना है, 1, p कितना है, 1, तो 1 यस टोटल कितने हैं, 2, तो इन मल्टीप्लाइड बाई 100। मान लो ये sp3 है तो इसमें एस कैरेक्टर निकालना है तो 1 परसेंटेज है तो 1, टोटल कितने हैं, 1 यस p 3 4, तो ये इतना आ जाएगा 75%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है sp sp2 sp3, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और ये लिख दिया। हाँ, अगर कार्बन sp होता है ना तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। वैसे कार्बन लेस है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव में, लेकिन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा। अगर sp3d है तो परसेंटेज एस निकालना है तो 1 एस है तो 1 बाई टोटल कितने हैं, 5, 100। डी निकालना है तो 1 डी है, टोटल कितने हैं, 5। पी निकालना है तो 3 पी है, टोटल 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये वही बात है, एक सेब है 5 लोगों में बांटना है तो 1/5 कर दोगे। VSEPR थियरी जो शेप के बारे में बताता है, VSEPR थियरी बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। देखो इसके लिए क्या होता है, यहाँ इसके हम ज़्यादा थियरी में नहीं जाते हैं, आपको याद रख लें जो रिपल्सिव ऑर्डर होता है लोन पेयर का ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, यहाँ पे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो
इट डजेंट इंक्लूड लोन पेयर। शेप बताता है क्योंकि ये VSEPR शेप के बारे में बताता है। जैसे मान लो स्टेरिक नंबर 2 आ गया, 2 मतलब SP होता है। SP मतलब ज्योमेट्री की बात करूँ तो लीनियर, ये हो गया, शेप में लीनियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, मान लो स्टेरिक नंबर 3 निकाला BF3 में, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आप निकाल लोगे, BF3 में निकाल लोगे ना भाई। स्टेरिक नंबर 1/2, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मतलब sp2 आ गया। sp2 मतलब क्या आ गया, हम ज्योमेट्री देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये ऐसा दिखता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो इसी ज्योमेट्री में हमने ये बोल दिया कि शेप बताओ, तो 2 कंडीशन बनेंगे। अगर मान लो 0 लोन पेयर हुआ तो शेप यही हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा ही अगर एक लोन पेयर है, कंडीशन है, तो एक लोन पेयर को हाइड कर लो, ये कैसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एंगुलर या V शेप बोलते हैं या बेंड। तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं शेप में, यहाँ पे तो 0 लोन पेयर था। समझ आया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, याद रख लेना आप। लोन पेयर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। जैसे देखो SO2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है और लोन पेयर यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो स्टेरिक नंबर आया है sp2 है, स्टेरिक नंबर मतलब 3 आया होगा, तो लोन पेयर कैसे निकालते हो, 3 - 2, 3 माइनस साइड एटम 2 कर लिए, तो एक लोन पेयर आया। और sp2 में अगर एक लोन पेयर आता है तो क्या हो जाता है, V शेप, बेंट या एंगुलर बोलते हैं। स्टेरिक नंबर 4 है, तो देखो ज्योमेट्री तो ये हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं, पहले ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन शेप बात देखते हैं, तो 0 लोन पेयर तो ज्योमेट्री शेप तो यही हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर हाइड करोगे तो क्या यही आएगा। एक लोन पेयर है तो इसको हाइड करो तो पिरामिड जैसा दिखता है, देखो। तो अगर एक लोन पेयर होता है sp3 में तो पिरामिडियल, 2 लोन पेयर होता है तो इसको भी लोन पेयर में चेंज कर लो किसी एक को, तो इसको हाइड करो, कैसा दिख रहा है, V एंगुलर वेंट शेप दिख रहा है। तो sp3 में 2 पे ये शेप होता है लोन पेयर पे, 1 पे ये होता है। अगर मान लो स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल होता है, इसको एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल, ये इक्वेटोरियल है ना। तो देखो यहाँ पे ये एक्सियल के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का है, ठीक है, यही बता रहा था वहाँ पे। और इसके बीच में इक्वेटोरियल 120 का। तो अगर 0 लोन पेयर है तो भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल ही होगा। एक लोन पेयर है तो लोन पेयर सबसे पहले कहाँ पे आता है पता है, यहाँ पे आएगा। अगर एक लोन पेयर है, ये फिक्स ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर पे ये आएगा, तो इसको हाइड करो तो ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर है, इसको सीसॉ बोलते हैं शेप। 2 लोन पेयर है तो ये नहीं कि एक लोन पेयर यहाँ लगा दो एक यहाँ, नहीं, ये फिक्स है, यहाँ आएगा अगर 2 है तो। और इसको हाइड कर लो तो T शेप दिख रहा है, देखो T शेप। और अगर 3 लोन पेयर है तो इसको ब्लॉक कर दो, तो इसको गायब कर दो तो लीनियर दिख रहा है, तो ये होता है शेप। और अगर मान लो स्टेरिक नंबर 6 है तो 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, दिख रहा है। और एक लोन पेयर है तो यहाँ पे लगा लो, ये स्क्वायर पिरामिडियल जैसा दिख रहा है, देखो एक लोन पेयर होने पे। और 2 लोन पेयर है तो ये स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर 6 में करते हैं। मान लो स्टेरिक नंबर 7 आ गया तो इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडियल बोलते हैं, PBP। 0 लोन पेयर पे पेंटागोनल बाइपिरामिडियल। अब मज़े की बात है, एक लोन पेयर हो 6 बॉन्ड पेयर तो उसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और ये केवल फ्लोरीन वाले में लगाते हैं। जब X फ्लोरीन हो तो, अदरवाइज लफड़ा हो जाएगा। और 2 लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। समझना, जब हैलोजन को हम क्या ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहे हैं, तो ही ये सारे रूल्स रेगुलेशन लगाना। अगर मान लो X हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन हो जाता है और एक लोन पेयर है तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शेप दोनों हो जाता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरीन है तो स्टेरिक नंबर 7 आ गया, क्लोरीन है हैलोजन तो ज्योमेट्री शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर 8 क्या होता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है ना। आपका तो नीट का 6 में 5 में ही दम घुट जाएगा, है ना, मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया। बेंट रूल क्या होता है, ध्यान से देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है विल कम फर्स्ट एट एक्सियल। तो मतलब मान लो SF4 है
तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मोस्ट फ्लोरीन ही है, तो वो एक्सीएल पे पहले आएगा। बाकी रिमेनिंग आप फिलअप करके लिख लो। जैसे यहाँ पे PCl3F2 है, तो फ्लोरीन इस पे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन को बाकी लगा लो। ठीक है, बेंड्स रूल। तो यहाँ पे वही रूल है, ऐसे आप कौन किस पे आता है। ठीक है, फ्लोरीन को इस पे लगा। और द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है इनके बीच में, और यहाँ पे 120 डिग्री है, तो लेस 90 डिग्री मतलब लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वांट टू कम एट एक्सीएल। ठीक है, तो हमेशा यही एक चीज़ याद रख लेना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना जाएगा। अब मान लो जिसके पास लड्डू ज़्यादा है उसी के पास तो हम जाएंगे ना, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा तो लेस EN वाले जिसके पास नहीं है लड्डू वो जाएगा लड्डू के पास, बात खत्म। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, परसेंटेज P कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये समझना, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको ये और ये बॉन्ड कंपेयर करना था। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब परसेंटेज इस कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा। देखो यही तो है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वांट टू कम एट फर्स्ट, मतलब आप समझ रहे हो, जिस यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो सीधी सी बात है दूसरा वाला कम ही होगा। अब यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखो मैंने क्या बोला, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो वहाँ पे क्या आना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला आना चाहेगा। समझना, मतलब हाँ ये फ्लोरीन ज़्यादा हो, तो यहाँ पे बेसिकली इस केस को आप समझे, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, वो खींचेगा ना। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो P अपने आप बढ़ेगा। तो ये होता है, तो याद रख लेना बॉन्ड लेंथ जहाँ पे P कैरेक्टर बढ़ता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे पास कौन से वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज़्यादा होता है H से, है ना, तो परसेंटेज P कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ P का जहाँ परसेंटेज बढ़ेगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब X का ज़्यादा हो जाएगा, सीधी बात। इसी को बोलते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आए तो वहाँ पे लेक्चर में जाके समझ लेना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एस एंड परसेंटेज P, तो कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन, कॉस थीटा P अपॉन P माइनस वन। तो वो जैसे देखो कॉस हमें 90 निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस अपॉन एस माइनस वन, कॉस 90 की वैल्यू अपन आप सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू टोटल आ जाएगी 0, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर फॉर एक्सीएल बॉन्ड कौन सा है, ये वाले 90 वाले, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री और एस अपॉन एस माइनस वन, तो एस बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, बॉन्ड एंगल देखते हैं। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आज के बाद से आप गलत नहीं करोगे, जो मैं 4 रूल आपको बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करो, लिटरली बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो, अगर ये sp है तो उसका ज़्यादा होगा, फिर sp2 sp3 फिर ड्रैगो क्या होते हैं, इनका 90 डिग्री होता है एक्सेप्ट H2O NH3, ग्रुप 13 14 15 16 का H2O NH3 को छोड़ दो तो बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो ड्रैगो होते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन पहला रूल। अगर मान लो HCO2 है, BF3 है, CH4 है, तो ये sp sp2 sp3, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर मान लो हाइब्रिडेशन सबका सेम आ गया तो रूल नंबर 2 पे जाओ, लोन पेयर निकालो, और लोन पेयर निकालना हमने सिखा ही दिया हाइब्रिडेशन से, स्टेज नंबर माइनस साइड एटम, तो लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। जैसे NH3 में 1 लोन पेयर है, CH4 में 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पे CH4 का ज़्यादा, हाइब्रिडेशन तो दोनों का सेम है। अगर यही सीक्वेंस फॉलो करना, मान लो लोन पेयर भी सेम आ जाए, हाइब्रिडेशन भी सेम आ जाए, तो बॉन्ड एंगल देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होता है बॉन्ड एंगल। जैसे sp3 लोन पेयर भी 1 तो नाइट्रोजन और sb में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया।
रूल नंबर 4 कहता है अगर मान लो ये भी सेम हो जाए सेंट्रल एटम भी, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्स होता है। मतलब SbCl3 SbF3 है, SbF3 है, लिख लो, एक सेकेंड, SbF3 है। तो यहाँ पे साइड एटम देखोगे तो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो ये हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो देख लेते हैं। ये तो आप देख लो, जैसे NH3 BF3 PH3 में H2O तो ड्रैगो हो गया, वो सबसे लास्ट में करो। नहीं, हाँ H2O तो ड्रैगो, सॉरी PH3 हो जाएगा ना। हमने क्या लिखा था, H2O और NH3, तो ध्यान से देख, इसमें लिखा था एक्सेप्ट, मतलब ये ड्रैगो नहीं होते, बाकी सब ड्रैगो होते हैं। तो देखो बाकी ये PH3 हो गया, तो ये ड्रैगो हो गया, इसे लास्ट में भेजो, C सबसे लास्ट में। बाकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसमें, तो ये sp2 हो जाएगा, और sp2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो B का ज़्यादा। A और D में कैसे डिसीजन लेंगे, इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो, तो लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, वो F2 में ये हो जाएगा। इसमें देखो अगर ऐसे आते हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपल्सन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना, स्टार कर दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, रिपल्सन भी बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ पे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर कर दो। अब हम डाइपोल मोमेंट के बारे में बताते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट, आज मैं जो तरीका बताऊंगा, जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, सब यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। 1-2% केस में अलग हो सकता है। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, कि बेसिकली फिजिक्स में पढ़े हो कि चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा केमिस्ट्री में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। अगर मान लो डाइपोल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो म्यू 0 होगा, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CO2 है, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तरफ है डाइपोल, यहाँ ऑक्सीजन, तो एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो म्यू नेट 0 हो जाएगा, मतलब ये नॉन पोलर हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हो, है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपके पास क्या हो जाता है 0, तो नॉन पोलर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है, हम रिजल्टेंट से देखते हैं। इसमें बेसिकली एक ही फैक्टर से आप नहीं बता सकते, कई सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0, तो पोलर होता है। जैसे HCl है, तो यहाँ पे क्लोरीन की तरफ हो जाएगा डाइपोल, तो क्योंकि और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दिख रहा है, नेट रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, और हमारे पास ये पोलर हो जाएगा। और डाइपोल के और मेथड बताते हैं। जैसे NH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ऐसे, लोन पेयर में और एटम में लोन पेयर ज़्यादा, तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 पोलर हो गया। यहाँ पे भी नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है। और देखो अगर NF3 है, तो यहाँ पर भी म्यू एक ऊपर जा रहा है, 3 नीचे, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कैंसल आउट हो रहा है, पर डाइपोल होगा पर कम होगा। लेकिन NH3 NF3 में कंपेयर करोगे तो NH3 का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेट रिजल्टेंट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब ट्रिक की बात करें तो ट्रिक नंबर 1 है, सेंट्रल एटम अगर नंबर ऑफ साइड एटम के इक्वल, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइड एटम के इक्वल हो जाए, तो म्यू 0 हो जाता है, नॉन पोलर। और अगर दूसरा का रूल, सेंट्रल एटम या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए नंबर ऑफ बॉन्ड, तो भी म्यू 0 होता है। जैसे देखो BF3 सेंट्रल एटम बोरॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, साइड एटम 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, खत्म बात। लेकिन ये हर जगह रूल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और यहाँ पे साइड एटम 2 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट देखते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने बोला दूसरा रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, साइड एटम 2 है, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और बॉन्ड देखो, हमने केवल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, तो भी नॉन पोलर हो जाएगा। तो सारे दांव पेच आपको आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, साइड एटम 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यहाँ पे लग गया रूल। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री भी आना चाहिए और वो वाला भी आना चाहिए। NF3 तो ये नॉन पोलर ही होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है नाइट्रोजन का और साइड एटम 3 है, तो ये पोलर हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ एक्सेप्शन था वो सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हमने कवर कर लेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साइड एटम 5, तो यहाँ पे नॉन पोलर हो जाएगा। ये आपके पास सिमेट्री भी देखते हैं। यहाँ पे तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल ही लोगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो भी वहाँ पे म्यू 0 होता है। तो जैसे ये है
लेकिन ये हर जगह सही भी नहीं है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। BeCl2 है, बेरिलियम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, साइड एटम तो 0 नॉन पोलर। जहाँ साफ साफ दिख रहा है वहाँ तो आप लगा ही लो। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और नंबर ऑफ बॉन्ड भी यहाँ पे 6 है, तो ये भी μ0 और सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पोलर हो जाएगा, ये आप देख ही रहे हो। ये आप याद रख लें, Xgf2 का μ0 होता है नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, बाकी कोई रूल नहीं लगाओगे। देखने में लगेगा पोलर लेकिन ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से मिरर इमेज है। ये तो हमने बार बार कर लिया है, ठीक है। ये भी पोलर होता है, इसको याद रख लेना। हाँ, ये वाले आप देख लो पोलर हैं, ये म्यू, ये बड़ा फेमस स्टार करके लिख दिया, दिखने में लग रहा है पोलर लेकिन ये नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। IF5 का पोलर होता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल वाले ये, जैसे इसमें जो होता है डिस्टेंस डोमिनेट करता है फ्लोरीन में और डी में। आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है डी का ज़्यादा होता है, तो इसलिए चार्ज इनटू डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे कुछ रूल्स ऊपर वाले नहीं लगाओगे, यहाँ पे ये हो जाएगा एज इट इज़, याद रख लो। ये जेई का क्वेश्चन आपको देखो, इसको कैसे लगाओगे, और कार्बन ऑक्सीजन में ये अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड, आप बोलोगे μ क्या हो जाएगा 0, आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन ऐसा दिखता है, देखो मैं बताता हूँ, OH ऐसा नॉन लीनियर टाइप सा होता है, तो इसका डाइपोल ऐसे और हल्का ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा μ नॉट इक्वल टू 0 है, ये पोलर हो जाएगा भाई, ठीक है। धोखा, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। और SH भी लग जाए तो भी वो पोलर ही होगा। हाँ, ये वाला देखो क्लोरीन, ये अपने साइड खींच रहा है, अपने साइड, ये रिजल्टेंट को 0 कर देगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अभी ये वाले जो हैं कैसे, ये मैंने आपको सारे लिख दिए हैं एज इट इज़, आप इनमें देख लो, याद रख लो, ठीक है, जहाँ पे आपको धोखाधड़ी किया जा सकता है। ये भी जेई का है, तो ये भी नॉन पोलर है, SH नॉन लीनियर है, ठीक है। ये दोनों लिख दिया मैंने। ये आपको याद रख लेना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको एज इट इज़ याद रखना है ना, μ नंबर ऑफ क्लोरीन। हाँ, यहाँ पे देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो μ 0, ये ऐसे देगा और ये इधर देगा, तो ये रिजल्टेंट 0 कर रहा है। तो सिस का इन जनरल ज़्यादा होता है, ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लॉजिकली सोचोगे, लेकिन ये धोखा हो जाएगा, कहीं कहीं फेल करेगा, तो इसलिए मैं आपको ये स्टार लगा देता हूँ जहाँ जहाँ आपको ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। और ये हो केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस के बारे में एक कहानी है कि जब एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए तो मल्टीपल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यही होता है फिनोमिना, रेजोनेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, तो बी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, तो इसको एक्सप्लेन कौन करता है, रेजोनेंस। कैसे करता है देखो मैं बताता हूँ, इसका हम बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है फिलहाल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस वो तो आप GOC में पढ़ाऊँगा पूरा, है ना। और GOC मैंने पढ़ाया भी है, वो लेक्चर बाई मिस्टेक डिलीट हो गया मेरा, 3-3.5 घंटे की मेहनत पर, फिर से उससे बेहतरीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। देखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस है कि A B C पे पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर या डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस है। जैसे यहाँ पे देखो A B C पे पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे देखो A B C पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो ये वाला इधर उठ के आता है, डबल बॉन्ड इधर, तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे, अगर मान लो O3 का ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया ABC, ये नेगेटिव इधर आएगा, इधर ये ऐसे ही रहेगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो इसको हम ऐसे करते हैं O और O और यहाँ पे O, और ये क्या हो जाएगा O नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यहाँ पे बनाया मैंने अच्छे से, ये नेगेटिव उठ के इधर आए, ये इधर आए, तो ये बन गया। अब आप देखो नेगेटिव एक ही था, 2 ऑक्सीजन में बट रहा है, तो एक हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे जो इन दोनों को एक्सप्लेन करेगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे दिखा दिए। और एक नेगेटिव था, 2 ऑक्सीजन बट रहा था, तो -12 एक नेगेटिव को 2 ऑक्सीजन में ऐसे बांट देंगे, और ये तो यहीं था, किसी में नहीं बट रहा था। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो इक्वल आती है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हो जा रहा है। तो यही था रेजोनेंस।
और थोड़ा सा यहाँ एप्लीकेशन है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं एमओटी में। देखो ये बनाया हमने, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने थे जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे, एक बार इधर ये सिग्मा और इधर वाला भी, तो 2 सिग्मा थे और 1 पाई था प्लस डिवाइड बाई सिग्मा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने में काम आता है कभी कभी, वो आगे आप समझोगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस कैसे निकालते हैं भाई, देखो ये है, आप यहाँ पे सिंपल सा देखो रेजोनेंस हो रहा है ABC, तो ये नेगेटिव इधर गया, डबल बॉन्ड इधर आया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, भले 3 सिग्मा है लेकिन 2 ही इन्वॉल्व है इधर वाला, तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है डिवाइड बाई सिग्मा, तो ऐसे निकल आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये भी यहाँ पे तीनों सिग्मा इन्वॉल्व है, इधर से भी रेजोनेंस इधर से भी, 3 + 1 ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, अगर एक स्पीसीज है लोन पेयर है और उसके बगल में वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है या वैकेंट डी ऑर्बिटल मान लें, कोई नेगेटिव चार्ज है उसके बगल में सल्फर है तो इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग करता है। जैसे एक एलिमेंट है ए, उसके पास लोन पेयर, बी है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, वैकेंट मतलब बोरान 5 होता है। देखो पी ऑर्बिटल है वैकेंट, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन 2 खाली है ना, तो यही खाली को हमने दिखाया पी, तो ये डोनेशन कर लेगा, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होता है, 1 एटम शुड बिलोंग सेकंड पीरियड, हाँ सेकंड पीरियड का है बिलोंग, और सेकंड एटम शुड है सेकंड और थर्ड पीरियड का हो सकता है। तो जैसे देखो BF3 BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया करने को बोलता है, तो कैसे करोगे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये फ्लोरीन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं है खाली, यहाँ पे खाली है, नेगेटिव है तो क्या ही खाली होगा, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे तो BF का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो थोड़ा सा घट जाएगा बैक बॉन्डिंग के कारण, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। और ऐसे भी समझो कि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्यों ही देगा भाई, है ना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ पे ये खाली है, ये बैक बॉन्डिंग करता है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा, समझ आया। तो बस बैक बॉन्डिंग यहाँ होता है भाई, वहाँ बॉन्ड लेंथ घट जाता है। इसमें देखो CH2 से Cl2 में स्टेबिलिटी, तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे भाई अच्छे से होगा, देखो ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे कार्बन सेकंड पीरियड का 2 पाई और एक क्लोरीन थर्ड पीरियड का 3 पाई, यहाँ पर भी सेकंड पीरियड, तो एक चीज़ याद रख लेना, सेकंड पीरियड ये क्या है, थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड का है, तो अच्छे से ओवरलैपिंग यहाँ पे हो पाएगा। और यहाँ पे तो कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं है, खाली ही नहीं है कुछ हाइड्रोजन बेचारा, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये लीनियर क्यों होता है, देखो यहाँ पे लीनियर इसलिए होता है, ये लोन पेयर इसके साथ, ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, तो जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, सिग्मा बॉन्ड तो है 2, लोन पेयर चला गया बैक बॉन्डिंग में तो 0, तो SP लीनियर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, नॉन बेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग में गया ही नहीं, अवेलेबल है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करके ये आ जाएगा। यह मोटी है भाई, यह मोटी देखो मैं आपको ट्रिक से ये भी सिखाने वाला हूँ। होता क्या है बेसिकली एमओटी, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एमओटी, ये एक अलग दुनिया है क्वांटम मैकेनिकल थियरी, पर मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे केस नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, जैसे B2 C2 N2, तो हमारे पास ये याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे नहीं करते 1s2 2s2, ऐसे यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा, यही ऑर्डर याद रखना, ये एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और इसी का ये भाई है, जिसको मतलब इसी का दूसरा रूप है एनर्जी की इंक्रीज। देखो ये सिग्मा 1s है, सबसे नीचे एनर्जी सबसे कम, और ये सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी ऊपर है, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा गया है, ऐसे बढ़ता है। और हर एक ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग है, और ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनता है। तो मैं कहूँगा ये आप याद रख लो, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व, यहाँ पे SP मिक्सिंग नहीं होता है इस केस में। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये सीक्वेंस फॉलो करना, और ये होता है ऑर्डर, मैंने यहाँ भर के भी दिखाया है, O2 में मान लो है
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे भरना। ये नहीं कि डायरेक्ट जंप कर जाना, पहले इसी में भरना फिर आगे धीरे धीरे जाना। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सबसे हाईएस्ट कौन सा है? देखो ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये वाला है ना। अब ल्यूमो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कौन सा है ल्यूमो भाई? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड, ये वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार। ये होमो और इसके जस्ट ऊपर ल्यूमो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब मेन कहानी, ये तो ठीक है थियोरेटिकल थोड़ा बोरिंग होता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहे तो ये याद रख लेना, ये वाला है ना, कभी कभी रेयर में पूछ लेता है। पर हाँ, ये मोटी का ट्रिक याद रख लो, बॉन्ड ऑर्डर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर याद रख लेना है 3। 14 से ज़्यादा होता है तो 0.5 घटाते जाओ, 3 है 2.5, 12 है तो 2.5 घटाते जाओ, 11 है तो 1। तो 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये याद रख लो बस 14 का। जैसे देखो O2 प्लस है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक निकल जाएगा। 15 मतलब 14 का होता है 3, तो 15 मतलब क्या हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। CO का निकालो, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो -13 मतलब 2.5, ऐसे सो ऑन। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की इन्वर्स होता है। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5, 17 का घटाते 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2 और 17 का 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे इसका आप निकाल लो। ऑक्साइड परऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में याद रख लेना, Li2O में ये ऑक्साइड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। NO2O2 में ये परऑक्साइड है, ये होता है 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1। सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 1.5, याद रख लेना, याद नहीं आता है। और अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मान लो इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। हाँ, जैसे देखो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, 2 हीलियम है तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है तो एक कम कर लो 3 इलेक्ट्रॉन। 3 क्या है? ऑड है, ऑड मतलब 0.5, खत्म। H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इवन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 4 और 8 आते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मॉलिक्यूलर विल नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी क्या होता है? जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली होता है बॉन्ड एनर्जी, और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो O2 है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अब देख लो, अगर बॉन्ड लेंथ पूछता है तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर देना, है ना। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, 1 है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली कर देना, तो ऐसे सो ऑन सारी चीज़ें, आप स्टेबिलिटी और ये चीज़ें सेम हो जाएंगी। हीलियम इसमें, तो ये आप ध्यान से देखो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0.5, इसमें 0.5। तो अब स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? अब तो सेम आ गया, तो याद रख लेना, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल। तो अब इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए बिना नहीं आएगा। तो हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो सीक्वेंस भरेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार और 2s, लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया। तो व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट गया तो ज़्यादा स्टेबल, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल, स्टार करके लिख लेना भाई। वो तो सबको पता है, लेकिन ये वाली बात कुछ ही को पता होती है, तो रैंक अच्छी लानी है तो ये वाली बात पता करो। मैग्नेटिक नेचर, अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल है तो डायमैग्नेटिक। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बस। जैसे O2 है 16 इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, N2 है मान लो 3 है ना, तो डेसिमल है नॉन डेसिमल तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। B2 है, ये एक्सेप्शन वाला, ये एक्सेप्शन याद रख लेना, तो पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस है 2.5 डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर मतलब पैरामैग्नेटिक, खत्म। अब बॉन्ड ऑर्डर कुछ इंपॉर्टेंट केस, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर O2 O3 H2O2 में NO2 में पूछे तो आप यहाँ धोखा खा जाओगे। तो मैं इसमें नहीं कहूँगा आप लॉजिक लगाओ, वहाँ पे तो मैंने लॉजिक दिया है, एक्सप्लेन किया है, आप याद रख लो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ओजोन है तो 1.5 आता है, O2 का तो 2 आता है, और H2O2 के कारण थोड़ा कुछ और रिपल्सन वगैरह होता है, और यहाँ पे 1 आता है, तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, याद रखना है बॉन्ड लेंथ का।
और अगर H2O2 O2F2 में पूछे तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तो हमने पढ़ ही लिया था, एक अमीर गरीब को देता है, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको दे देगा, इसके पास है इसको दे देगा, इसके पास है इसको दे देगा। स्पेशल केसेस इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे N2O4 ये डाइमर बनाता है, मतलब N2O4 क्या होता है, ये एग्जिस्ट फॉर्म, ये अकेला है, रेडिकल है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ये डाइमर बना लेते हैं बॉन्ड, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, है ना। CO ये स्पेशल केसेस हैं और ये भी स्पेशल केसेस हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं N2O5। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। बैक बॉन्डिंग तो मैंने बताया, फिर से देख लो बैक बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर ए है सेकेंड या थर्ड पीरियड का, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल जनरली सेकेंड पीरियड का होता है, तो बैक बॉन्डिंग होगा। 1 एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड और दूसरा सेकेंड या थर्ड हो सकता है। जैसे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज है, लोन पे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वैसे ही हमने कर लिया है। यहाँ पे क्लोरीन पास डी ऑर्बिटल वैकेंट, ये बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन पास नहीं होता तो ये ज़्यादा एच डी होता है। अगर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा यहाँ पे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एच डी की स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना कुछ इन्फॉर्मेशन। नीट 2025 का जो पेपर आया था, हमने जो विदिन 2 मंथ कराया था वही आया था। ये देखो सारे पैटर्न फॉर्मेट मैचिंग थे। ये वीडियो पड़ा है, आप जाके चेक कर लो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो अगर आप हमें सिंसियरली फॉलो करते हो, एक एक क्वेश्चन हमारा था जो हमने साल भर नहीं, 2 विदिन 2 मंथ कराया था। ये रेफरेंस है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना, पूरा वीडियो है फुल। तो अभी भी ये लास्ट ईयर हमने 3 स्टेप स्ट्रेटजी निकाला था, और जो उसको फॉलो किया था सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। और इस बार तो भयंकर ही कंटेंट दे रहे हैं अपन। जैसे कि अगर आपको फॉलो करना है, अभी सुपर 40 क्लासिक 1 शॉट पहले देखो, जो आप ये केमिकल बॉन्डिंग का जैसे आइसोमेरिज्म का है भाई। एक बार आप क्लासिक 1 शॉट हमारा देखोगे ना, तो मतलब हमने नाम का होता है 1 शॉट, ये केमिकल बॉन्डिंग हमने चीज़ें थोड़ा कम कर दी। और बाकी भाई जो हमने पढ़ा है, लगभग हमारा टारगेट ही होता है कि आप एक बार यहाँ से देखो, कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी होता है ना, आप कितने भी देख लो, कितने क्वेश्चन कर लो, समझ ही नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है यार कि अभी और करने हैं, नहीं करने हैं, हड़बड़ाहट नहीं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, जितना बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, आप फॉलो कर लो, अच्छा हो जाएगा। हमारा टारगेट ही होता है 5-10 जगहों से चीज़ें से, मुझे किताबों को भले ही ऐड करना पड़े, पर मैं चाहता हूँ हर वैरायटी एग्जांपल सब कुछ एक में ही आ जाए, सारे एक्सेप्शन स्पेशल केस, है ना। 10 जगह ना देखना पड़े, 10 जगह क्वेश्चन ना सॉल्व करना पड़े। आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 50 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये क्लासिक 1 शॉट देखो, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको सुपर 45 फॉलो करना। ये सुपर 45 है भाई, एक बार अगर आप इसको देखते हो तो आपका पूरा का पूरा ये 45 क्वेश्चन 100 कॉन्सेप्ट के बराबर है। पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे, मतलब मैं जितने क्वेश्चन लेता हूँ सब में एक ना एक नई बात आप सीखोगे। तो ये इस लेवल के, और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होता कि ऐसे बता के ख़त्म, ये ऐसे इस लेवल का होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक क्वेश्चन में, जो जो चीज़ें यूज हुई हैं, है ना। अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, तो इस बार आप क्या कर लो, अभी के लिए अगर आपको थोड़ा भी चैप्टर पढ़ रखा है तो सुपर 45 देख लो। लास्ट ईयर हमने नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था, वो कर लो। और अभी 20 गेस पेपर आने वाला है, लेकिन आपको इसके लिए हाँ जेन्युइन मेंटरशिप है, जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं नीट 2026 के लिए भाई। 200 रुपीज़ है, पहले 99 था। देखो इसमें हमने गेस्ट पेपर भी ऐड किया, इसमें चैप्टर वाइज पहले तो टेस्ट पेपर मिलेगा, सब कुछ सॉल्यूशन PDF क्वेश्चन पेपर सब सारे PDF मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो आप सच में स्कोर करना चाहते हो, आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है तो आप ज्वाइन कर लो। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर लो। हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि मैंने भी तैयारी किया है, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होती है, तो मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ और कंटेंट उसी लेवल के देने की कोशिश करता हूँ। तो ये सुपर 45 भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्लासिक 1 शॉट भी हो चुका है, ठीक है। आप जाके जल्दी से देख लो, ये प्ले सब अवेलेबल है यूट्यूब में। बाकी वहाँ पे टेस्ट पेपर आप मेंटर से, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो कॉमन ग्रुप, फिर पर्सनली मैसेज करो तो हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब बनाना बॉन्ड को देख लेते हैं इसके बारे में। देखो ये एक वीकर देन सिग्मा बॉन्ड होता है, लेस इफेक्टिव और ऑर्बिटल होता है, इंक्रीजिंग रिंग स्ट्रेन और रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। देखो बनाना बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ये BH3 है, 2 BH3 लिया तो ये डाइमर बना लेगा, B2H6 बन जाएगा। तो जो ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। अभी ये sp2 था, ये भी sp2 था, शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाते हैं sp3। तो ये बनाना बॉन्ड बना लिया, समथिंग लाइक इसका जो ओवरलैपिंग होता है ना, वो बनाना जैसा होता है, तो इसलिए इसको बनाना बोलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं, वही मैंने लिया है यहाँ पे।
जैसे थीटा 2 है, थीटा 1 है, ए है, बी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो B2S6 में पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2, याद कर लो एज इट इज़। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। हाइब्रिडाइजेशन BH3 का sp2 है यहाँ पे, और बॉन्ड लेंथ क्या है ए का ज़्यादा है बी से। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला क्या है बोरॉन है, ये sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे सॉरी हाँ ये बॉन्ड बनने के बाद sp3 है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है भाई ये थीटा 2 ज़्यादा होता है थीटा 1 से, आप याद रख लो। यहाँ पे 120 से 97 डिग्री होता है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दोनों बोरॉन sp3 होते हैं। तो कंक्लूजन में ये बता देता हूँ कि अगर ये वाले आते हैं तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, और अगर ये वाले आते हैं देख लो तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना याद रखो। मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड जैसे यहाँ पे देखो एक कर्नल होता है और एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। कर्नल एक ये वाले पॉजिटिव चार्ज, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से जैसे एक मेटल है ये Na पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे दिखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये मेटल है समझ लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो मेन बात है स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे है ना। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और टेम्परेचर कंडक्टिविटी के क्या होता है इन्वर्स होता है भाई, ठीक है, इन्वर्स होता है। और मेटल आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये प्रॉपर्टीज़ है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो जब हाइड्रोजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेटाइट, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे देखो AB है फॉर्मेट है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है B है, वो मस्ट भी ज़्यादा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और C क्या होना चाहिए, नॉट कार्बन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ये सब हो सकते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन ये इसको क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, अलग अलग से है ना, एक में ही होता तो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। जैसे मान लो ये है जेई का क्वेश्चन है, ये NO2 होता है ऐसे और यहाँ पे OH होता, तो एक ही मॉलिक्यूल में है ये पूरा अटैच्ड है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कंडीशन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो कैसे देखेंगे, देखो ये AH है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो केस 1 में ये है कि अगर मान लो ए क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है A, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। केस नंबर 2 अगर B यहाँ पे है तो मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है, ये समझना। A अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वाला विनर होगा, अगर यहाँ B के केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन विनर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी आप याद रख लो, इस केस में B वाला जो होता है भाई ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे OHO है, OHN है, तो समझना यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन, तो B वाला में अगर नाइट्रोजन विनर होता है तो ये वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। समझ आया आपको, तो ये आपको देखना है भाई। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा हो रहा है, एक में ही हो रहा है, और यहाँ पे ये दूर दूर है, एक में ही नहीं हो रहा है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले आएंगे तब हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंट्रा हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा B का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट B का ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी B का, वोलेटाइल जो होता है वो A का ज़्यादा हो जाएगा, वोलेटाइल की इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब कुछ होते हैं और चीज़ें, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा वॉन डेर वाल फोर्स, जो वीकर बॉन्ड थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वॉन डेर वाल ये इतने तरीके का होता है, आयन डाइपोल, जैसे आयन है वही डाइपोल मतलब पोलर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर, तो ये डाइपोल, ये इन सभी को याद रख लो। इनका जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स ऑफ, हाँ है ना फोर्स, तो वो इसका आयन का होता है, फिर डाइपोल, तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये याद होना चाहिए ये किसके रिलेशन, एनर्जी क्या होता है, R का क्यूब, इसमें R क्यूब, इसमें R स्क्वायर, R4 R6, इसको है ना डाइपोल इंड्यूस बोलते हैं, ठीक। तो बस ये आपको रिलेशन, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए जो है इस लिखा आएगा स्टेटमेंट में। और एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देयर आर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली हो गया, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है और ब्रांचिंग की इनवर्सली होता है। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है, तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली, तो ये हो गया। और कभी कभी सरफेस एरिया पे आ जा वाली बात आ जाती है, जैसे ऐसे देखो, मान लो अपने पास एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो किसका ज़्यादा हो जाएगा पता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांच ज़्यादा है, ब्रांच क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ब्रांच क्या है, डिक्रीज है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांचिंग के इन्वर्स होता है ना, ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच के इन्वर्स हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ ब्रांच ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो गया और मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब रही केमिकल बॉन्डिंग के, हमने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लैरिफाई कर देंगे। ये आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हैं। आप इसको जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टॉप 50 का प्लेलिस्ट है, उसमें टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख, और फिर सुपर 45 देख लेना, ये जो चल रहा है सुपर 45 देख लेना, कुछ बचेगा ही नहीं। इसके बाद मैं कहूँगा आप कुछ मत देखो, चलता है, गारंटी क्वेश्चन ही इधर से ही आने वाले, पैटर्न फॉर्मेट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।